हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के वर्णमाला चैप्टर के, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम आप देते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हिंदी का वर्णमाला। और वर्णमाला ऐसा चैप्टर है कि आप अगर एक बार ध्यान से पढ़ लिए तो फिर हमेशा के लिए वो कंठस्थ हो जाता है। तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और उसको समझिएगा। एक बार पढ़ लिए फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी, बस रिवीजन करके एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और पूरे वर्णमाला चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि वर्णमाला किसको कहते हैं। ठीक, वर्णमाला किसको कहते हैं? तो वर्णमाला में क्या कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। यानी जैसे फूलों का माला बनाया जाता है तो छोटे छोटे फूल मिलके एक माला तैयार होता है, वैसे ठीक छोटे छोटे वर्ड जैसे अ आ इ उ ऐसे करके क ख ग घ पूरा ए वर्ड है और इनके पूरे समूह से एक क्या बना है कि वर्णमाला बना है। वर्डों के समूह से क्या बना है? एक माला तैयार किया गया है जिसका नाम दिया गया है वर्णमाला। ठीक, उसके बाद देखते हैं वर्णमाला तो हम जान गए क्या होता है, लेकिन वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण एक बार देख लेंगे। वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे अलग न किया जा सके, अलग या तोड़ा ना जा सके क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यानी वह सबसे छोटी, सबसे लघुत्तम इकाई होती है, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यानी छोटी से छोटी ध्वनि जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक, खूब ध्यान से समझिएगा कि वर्णमाला और वर्ण में क्या अंतर होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ आ इ के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वही बात अगर करेंगे कि वर्ण क्या किसे कहते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंडन विखंडन न किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कोई डाउट? ठीक, आगे हम देखेंगे। ठीक, देखिए वर्ण को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। वर्ण को कितने भागों में? 4 भागों में। पहला क्या है कि स्वर, पहला स्वर। दूसरा क्या है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। हम जब छोटे थे तो बहुत ज्यादा इस चीज को पढ़ते थे। सबसे ज्यादा 2-3 साल तक इसी को पढ़ा जाता है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। लेकिन उस समय तो हमको बस याद करने से मतलब था, अ आ इ उ रटते चले जाते थे। लेकिन जैसे रस होता है ना, इस समय हमको इससे रस निकालना है कि किसे स्वर कहते हैं, किसे व्यंजन कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, इस सब चीजों पे हम बात करेंगे। इसके बाद क्या? एक अयोगवाह, और उसके बाद चौथा अनुस्वार। तो सबसे पहले हम क्या किस पे बात करेंगे कि स्वर पे। तो स्वर की संख्या कितनी? स्वर की संख्या होती है 13। कितनी? 13। स्वरों की संख्या 13, यानी 13 स्वर आज हम पढ़ लेंगे कि क्या होता है, कहां से, मुख के किस भाग से, जीभ के किस भाग से क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक, तो स्वरों की संख्या 13 होती है। सबसे पहले ध्यान से समझिए कि अगर स्वरों की संख्या 13 होती है तो इसी में अनुस्वार भी छुपा है। क्या? इसी में अनुस्वार भी छिपा है, इसी में संयुक्त भी छिपा है। ठीक, तो आगे हम देखेंगे क्या कि स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार क्या देखेंगे? स्वरों के प्रकार। इसको कितने प्रकार में बांटा गया है? देखिए, पहला दीर्घ स्वर, पहला ह्रस्व स्वर,
ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं? अ, ई, उ, ऋषि, जिसमें एकदम एक मात्रा का समय लगता है। जैसे अ को बोलिए, बिल्कुल बहुत कम समय लगेगा, यानी अ, ई कम जोर लग रहा है, ठीक। ई, उ और ऋषि, ऋषि, इसे हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर, ये इसकी संख्या, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी? 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। अब देखिए ये अनुस्वार अंग और अह, अंग और अह, ये यहां आ जाते हैं, 2 छट जाते हैं, यानी 11 बताना है तो 7 और 4 11, 7 और 4 11। अब इसमें से जो बचा वही हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर, वही हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर, ठीक। तो देख लीजिए क्या, आ, उसके बाद ई, उ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और ऋषि, ठीक। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक। अब इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए इसमें भी दीर्घ स्वर के 2 पार्ट, क्या? एक को बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। जैसे एक आ बना जो अ प्लस आ, यानी आ, ऐसे ही ये, लेकिन ये क्या होते हैं? संयुक्त, यानी 2 वर्ड के, यानी 2 वर्ड के मिलावट से ये क्या हुआ है? बना। जैसे ए को बोलिए, ए को बोलिए, ए को आई, क्या निकलता है? आई, यानी अ प्लस ई के मेल से बना क्या? आई। एक बार बोलिए आई, ठीक। इसके बाद देखिए ए को बोल के देखिए, ए को अ प्लस ए, ओई, ठीक। तो अ प्लस ए, आई, ठीक। ऐसे ही ओ को बोलिए अ प्लस उ, अ प्लस उ, ओ, क्या? ओ। उसके बाद औ को बोलिए, एक बार औ को बोलिए, क्या? अ प्लस ओ, अ प्लस ओ। ये हमारे चारों क्या हो जाते हैं? संयुक्त स्वर। ये हमारे चारों क्या हो जाते हैं? संयुक्त स्वर। अब हम इन सब बातों को जान लिए। अब देखेंगे कि इन स्वरों को जीभ के आधार पर, मुख के आधार पर कैसे विभाजित किया जाता है, कैसे वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे अलग न किया जा सके, यानी तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को 4 भागों में, स्वर, व्यंजन और क्या, अयोगवा और अनुस्वार। स्वरों के प्रकार कितने? 2, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। इसके बाद हम बात करेंगे कि जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक। तो देखें, जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भाग में होता है? 3, क्या? पहला अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा क्या है? पश्च भाग।
पश्च भाग। अगर उदाहरण इसका लिखना चाहते हैं तो उदाहरण इस तरह हो जाएगा कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग काम करता है वो उसे हम अग्रभाग कहते हैं। इसका हो जाएगा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग काम करता है वो उसे हम क्या करते हैं, मध्य भाग कहते हैं। और जीभ का पिछला भाग जब काम करता है तो उसे पश्च स्वर कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। ठीक, अब देखिए अग्रभाग में क्या होता है कि अग्रभाग, बोलिए कि ई ए, यानी ई में बोलने पे जीभ का अगला भाग क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यानी ई ए, यानी जीभ का अगला भाग काम कर रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, अग्र स्वर हो जाएगा। मध्य स्वर में अ को बोलिए, यानी जीभ का मध्य भाग जो है वह काम कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, वह मध्य स्वर हो जाएगा। क्या, मध्य स्वर हो जाएगा। किसके आधार पर, जीभ के भाग के वर्गीकरण के आधार पे, जीभ के भाग के वर्गीकरण के आधार पे। ठीक, इसके बाद पश्च स्वर में क्या होगा, पश्च स्वर में जितना बच रहा है आ देखिए आ क्या है, यानी जीभ का पिछला भाग काम कर रहा है, आ। एक बार बोल के आप चेक करिए, ऊ। इस सारा अपने बोलने से ही समझ में आ जाता है कि जीभ के किस भाग पे है, यानी ऊ, यानी पिछला भाग काम कर रहा है। ऊ भी पिछला भाग काम कर रहा है। ओ और औ। ये सब क्या है कि अग्रभाग में ई ए, मध्य भाग में और बाकी जितना बच रहा है वो किस में जाएगा, जीभ के आधार पर पिछले भाग में जाएगा। ठीक, और कोई दिक्कत। ठीक, अब देखते हैं मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी मुख खुलता है उस समय स्वर कहाँ काम करता है वो हम देखेंगे। क्या, 4 भाग। पहला समृत स्वर, पहला क्या, समृत स्वर। दूसरा अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। दूसरा क्या है, अर्ध समृत स्वर। तीसरा क्या है, विवृत स्वर। और चौथा क्या है, अर्ध विवृत स्वर, यानी समृत स्वर मुंह लगभग क्या रहता है, बंद रहता है, यानी मुख लगभग बंद रहता है। समृत स्वर में मुख लगभग बंद रहता है और क्या होता है इसमें, अर्ध समृत में यानी मुख क्या रहता है, आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। ठीक, विवृत में क्या है, विवृत में पूरा खुला होता है। आ को बोलते हैं ना, आ तो पूरा खुला होता है, यानी पूरा खुला। और अर्ध विवृत में आधा खुला, अर्ध विवृत में आधा खुला हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, उसका देखिए समृत में जो मुंह लगभग क्या रहता है, बंद रहता है। ऐसे देखिए ऊ को बोलिए तो मुंह लगभग क्या रहता है, बंद रहता है। ऊ को भी बोलने में मुंह लगभग ई यानी ऊ ई ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, समृत स्वर के अंदर आ जाएंगे। ठीक, अर्ध समृत के अंदर अर्ध यानी आधा बंद रहता ओ बोलिए, ए बोलिए, यानी ओ और ए किसके अंदर आएगा, अर्ध समृत स्वर के अंदर आएगा। ठीक, विवृत स्वर यानी मुख पूरा क्या हो, खुला हो, मुख पूरा क्या हो, खुला हो। आ को बोलिए, आ क्या होता है, आ में मुख पूरा क्या होता है, खुला होता है। अब बाकी जो बच जा रहा है वो अर्ध सब विवृत स्वर में आ जाएगा। अ ए औ
अ में क्या होता है, आधा मुख क्या होता है, खुला होता है। आगे देखते हैं क्या, ओष्ठावृत्त के आधार पर यानी ओठों के आधार पे, ओठों के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठावृत्त के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठावृत्त के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है, दो भागों में, यानी कितने भागों में, दो भागों में। इसको कितने भाग में वर्गीकृत करते हैं, दो भागों में। एक क्या, वृत्तमुखी स्वर, एक को बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर, एक को बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर और एक को बोलते हैं अवृत्तमुखी स्वर। देखिए ध्यान समझिएगा, वृत्तमुखी स्वर मतलब मुंह से उस स्वर को बोलते समय क्या हो, आपका मुख का जो शेप है वह वृत्तनुमा हो जाए। ठीक, वह क्या हो जाए, वृत्तनुमा हो जाए। जैसे बोलिए ऊ, ऊ को बोलते समय हमारा मुंह क्या है कि वृत्तनुमा हो जा रहा है, यानी ऊ, ऊ, ओ, और क्या, आ करिए। ठीक, ऊ, ओ, और आ क्या हो जा रहा है, इन पांचों शब्द को बोलने, पांचों स्वर को बोलने से हमारा मुंह क्या हो जा रहा है, वृत्तमुखी हो जा रहा है। ठीक, और बोलिए ई, ए, ओ, आ, ए, ये सब क्या हो जाएंगे, अवृत्तमुखी। ई, क्या, ई, ए, ओ, ये सब क्या आ जाएंगे, अवृत्तमुखी स्वर के अंदर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।